Hey physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I'm Neha and today's we are discuss about the rheumatoid arthritis, the PT management on a orthopedic condition. तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरे के बारे में जिसमें कि हैंड डिफॉर्मिटी एंड टो डिफॉर्मिटी एंड नी डिफॉर्मिटी या पीटी मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक्चुअल होता है क्या है, एक टाइप का क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है जो कि मेनली अफेक्ट करती है हमारे शाइनोवियल जॉइंट को। तो साइनोवियल जॉइंट में क्या देखने को मिलता है कि प्रोलिफरेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस हो आते हैं हमारे शाइनोवियल मेम्ब्रेन में, जिसमें कि मोस्ट कॉमन अफेक्ट होती है वुमेन। और इसमें क्या उनकी कंप्लेंट रहती है कि पेन एंड स्टिफनेस होता है, बहुत सारे ज्वाइंट पे, मल्टीपल ज्वाइंट पे पेन स्वेलिंग स्टिफनेस देखने को मिलती है। जो मोस्ट कॉमन अफेक्ट होता है हमारा जॉइंट वो होता है हमारा एमसीपी जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, जिसमें कि पर्टिकुलर एक हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होती है। जो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या रहती है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, वेट लॉस हो रहा है, लेथार्जी है, डिप्रेशन जैसी कंडीशंस जो होती है पेशेंट ने फेस करता है। तो जॉइंट्स जो स्वेलिंग होती है वो सिमेट्रिकल देखने को मिलती है। तो पेशेंट जो आपके पास कंप्लेंट लेके आएगा उसका कंप्लेंट मोस्ट कॉमन पेन रहता है। तो हम डायग्नोज करते हैं, कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, उसे एग्जामिन करने के लिए असेसमेंट प्रॉपर लेते हैं, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हम कुछ गोल सेट करते हैं, उन गोल्स को धीरे धीरे प्लान्स करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो हमारा जो फर्स्ट गोल क्या रहता है, देखो दो टाइप की कंडीशंस होती है, एक हमारा होता है एक्यूट कंडीशन एक्यूट फेज, एक होता है हमारा क्रोनिक फेज। तो एक्यूट फेज वो होता है जो हमारा स्टार्टिंग का फेज होता है, जिसे हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। क्रोनिक कंडीशंस मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड चलने वाला ट्रीटमेंट। ओके, तो एक्यूट फेज में हमें क्या देखने को मिलता है कि इन्फ्लेमेटरी फेज होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस होता है, स्वेलिंग्स होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्यूट फेज के लिए हम कुछ गोल सेट करते हैं। यदि हमारा एक्यूट फेज में वो जो प्रॉब्लम है, जो कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो पा रही, तब हम उसे क्रोनिक कंडीशंस में लेके जाते हैं। तो हम समझते हैं फर्स्ट गोल जो एक्यूट कंडीशंस का होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल में फर्स्ट जो गोल होता है हमारा पेन रिलीफ एंड इन्फ्लेमेशन। सेकंड क्या होता है, प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, कोई भी डिफॉर्मिटी है उसे प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट इज टू मेंटेन द मोबिलिटी ऑफ अ जॉइंट, जो जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करना। फोर्थ इज अ मेंटेन और इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स एंड लास्ट इज अ प्रिवेंट सेकेंडरी जॉइंट स्टिफनेस। मीन जो पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आया है उसको पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, तो पेन की वजह से उसने क्या किया, बहुत टाइम से मूवमेंट ही नहीं कर रहा है क्योंकि पेन हो रहा है कि कोई भी मूवमेंट करने में, तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे एक डिफॉर्मिटी हो गई। डिफॉर्मिटी धीरे धीरे क्या होगी, जॉइंट की मोबिलिटी है वो कम होती गई, डिफॉर्मिटी की वजह से वहाँ की जो मसल्स है वो वीक होती गई और जॉइंट स्टिफ हो गया। तो हमारे जो गोल होंगे पेशेंट की प्रॉब्लम की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम गोल सेट करते हैं एंड देन उसको ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या सबसे पहले जो करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन देना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड होती है पेशेंट को एजुकेट करना। जब तक पेशेंट को आप उसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, तब तक पेशेंट आपके साथ कॉपरेट नहीं करेगा, और जब तक पेशेंट कॉपरेट नहीं करेगा तो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे प्रॉब्लम क्या है। यदि वो अच्छे से ट्रीट नहीं करवाएगा, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करेगा, तो आगे चल के उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी एडियल एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो सकती है, उसे अदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है, कोई भी फॉल्स होप पेशेंट को नहीं देनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक्सप्लेन ऑल कॉम्प्लिकेशन, लाइक जो भी कॉम्प्लिकेशन है पेन और स्टिफनेस से, लाइक जैसे कि प्रॉब्लम इन एडियल ड्यू टू लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ। जब जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगी, मसल्स स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएगी, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी डेली एक्टिविटी में, तो वो आपको बतानी होगी पेशेंट को, जिससे कि वो ट्रीटमेंट को और ज़्यादा ना बढ़ाए, वो रेगुलर ट्रीटमेंट अपना डे बाई डे कराए। नेक्स्ट इट हेल्प टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव आउटकम, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टीच होम एक्सरसाइज टू द पेशेंट, कुछ आप होम एडवाइस दे सकते हैं, होम एक्सरसाइज दे सकते हैं पेशेंट को, बता सकते हैं जिससे कि पेशेंट घर पे भी अपने कर सके। फर्स्ट हमारा जो गोल है, जो कि हम सबसे कॉमन गोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिक्रीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, क्योंकि पेशेंट की जो कंप्लेन होती है वो पेन की ही होती है और इन्फ्लेमेशन की ही होती है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, पेन को कम करेंगे कि हम, तो यहाँ पे एक्यूट कंडीशन है, तो एक्यूट कंडीशन में आपने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में कि एक्यूट कंडीशन में हमेशा हम क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं, और क्रोनिक कंडीशंस में हमेशा हम हॉट कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, मीन्स थर्मोथेरेपी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे, तो क्रायोथेरेपी में जैसे कि आइस मसाज हो गया, आइस पैक है, उसका हम यूज़ करेंगे पेन को कम करने के लिए, मसल स्पैज़म को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो जिस भी एरिया पे इन्फ्लेमेशन होती है उस एरिया पे देखने को मिलेगा कि वार्मथ एरिया रहता है, वहाँ थोड़ा सा हीट होती है। जब हम आइस पैक का यूज़ करेंगे तो वहाँ की जॉइंट की जो हीट है वो कम हो जाएगी। तो इसका जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहता है, टाइम 10 to 15 मिनट्स का रहता है। आपको पर डे 10 to 15 मिनट्स का ड्यूरेशन रखना है, और दिन में 3 टाइम 3 to 4 टाइम्स अ डे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कितनी टाइम तक, कितने बार आपको, मीन्स कितने टाइम्स में देना है, कितना टाइम ड्यूरेशन रखना है, दिन में 1 बार 2 बार, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वो सारा कुछ भी आपको मेंशन करना होता है। ओके, नेक्स्ट है थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। क्रायोथेरेपी दे दिया आपने, पेन को कम करने के लिए, पेन रिलीफ होगा। सेकंड आप क्या दे सकते हो, पेन रिलीफ और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है पेन को कम करने के लिए,
हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे जो डोज़ लेंगे आप, यहाँ पे पल्स अल्ट्रासाउंड लेंगे। 2 टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है, एक पल्स होता है, एक कंटीन्यूअस अल्ट्रासाउंड होता है। तो पल्स अल्ट्रासाउंड हम एक्यूट कंडीशंस में लेते हैं और क्रोनिक कंडीशन में हम यहाँ कंटीन्यूअस लेते हैं। तो अभी एक्यूट कंडीशन है तो पल्स अल्ट्रासाउंड लेंगे, उसकी इंटेंसिटी 3 टाइप से इंटेंसिटी होती है, 0.5 टू 1 अ, 1 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर का, और फ्रीक्वेंसी जो रहेगी अल्ट्रासाउंड की वो 3 मेगाहर्ट्ज़ रहेगी। टाइम ड्यूरेशन 5 टू 10 मिनट्स। ओके, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में हम ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं, जिस टेक्निक को हम फोरेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एनालिसिस ड्रग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड का जो जेल है उसके साथ इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट देता है पेन रिलीफ के लिए। ओके, नेक्स्ट इज अ लो लेवल लेजर थेरेपी, जो कि आप पेन रिलीफ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेजर थेरेपी का यहाँ पे याद रखना है, एक्यूट कंडीशन में आप लो लेवल का ही लेजर थेरेपी यूज़ करेंगे, जो कि पेन को कम करेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस को कम करेगा, हमारी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करेगा। और क्या आप यूज़ कर सकते हैं जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, मोबिलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मोबिलाइजेशन क्या करते हैं, यहाँ पे मोबिलाइजेशन की कुछ ग्रेड्स होती हैं। तो एक्यूट कंडीशन है इसलिए हम यहाँ पे ओनली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का ही मोबिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि पेन कम हो जाए और जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो फिर से मेंटेन हो सके। तो यहाँ पे जॉइंट जो मोबिलाइजेशन देना है वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का देना है। नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रास्ट बात, कॉन्ट्रास्ट बात बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है पेन को कम करने के लिए। आप एक्यूट कंडीशन और क्रोनिक कंडीशन दोनों में ही इसका यूज़ कर सकते हैं। पेन को कम करेगी, स्वेलिंग को कम करेगी, मसल्स को रिलैक्स करेगी। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बाद में क्या होता है, हम हॉट का भी यूज़ करते हैं और कोल्ड का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ रेशियो टाइप का ले लेना है कि जो हॉट का यूज़ करना है 2:1 ले लेना है, कि हॉट को आप 2 टाइम्स यूज़ करेंगे और कोल्ड को आप 1 टाइम्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, हीट 2 मिनट्स एंड कोल्ड 1 मिनट्स के लिए। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, 10 टू 15 मिनट्स। यहाँ पे 2 टब ले लेने हैं, एक हॉट का वाटर का, एक कोल्ड वाटर का। 2 मिनट के लिए पेशेंट का जो हैंड है, जिसमें हैंड डिफॉर्मिटी है, तो 2 मिनट के लिए डिप रखेंगे आप हॉट वाटर में एंड 1 मिनट के लिए कोल्ड वाटर में। तो कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी बहुत ज़्यादा एक्चुअली स्वेलिंग को कम करने के लिए और पेन को कम करने के लिए यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट इज आइसोमेटिक। आइसोमेटिक कंडीशंस में क्या होता है कि हम मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम आइसोमेटिक एक्सरसाइज कराते हैं। जो आइसोमेटिक एक्सरसाइज होती है उसमें रिपीटेशन ज़्यादा होते हैं और इसका जो मूवमेंट होता है वो विजिबल नहीं होते हैं। तो आइसोमेटिक हम कराते हैं, उसमें क्या करेंगे, जिस भी लिम जो भी लिम अफेक्टेड है, जिस लिम में स्वेलिंग है, उसे हम एलिवेट पोजिशन में रखेंगे, जिससे कि हमारी स्वेलिंग है वो कम हो जाए। और 30 कॉन्ट्रैक्शन डन मीन्स जो भी आइसोमेटिक एक्सरसाइज करा रहे हैं जिसमें अफेक्टेड लिम्ब की, तो वहाँ पे 30 कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। ओके, तो और एक हमारी जो एक कंडीशन होती है रेस्ट मीन्स जिस भी पेशेंट जिसमें डिफॉर्मिटी होती है, तो उस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है रेस्ट की। तो आपको जो पेशेंट है उसे समझाना है, एजुकेट कराना है कि आप रेस्ट बहुत, आप अच्छी नींद लीजिएगा, जैसे कि आपको 7 to 8 आवर्स प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे कि 7 to 8 आवर्स आपके लिम्ब जो भी अफेक्टेड लिम्ब है उसे रेस्ट मिल सके। और दिन में भी एक बार रेस्ट देना ही देना है। तो जनरल रेस्ट ड्यूरिंग एक्टिव इन्फ्लेमेटरी फेज 8 to 10 आवर्स पर नाइट विद 30 to 60 मिनट्स रेस्ट ड्यूरिंग द डे। दिन में 1 घंटे और नाइट में 8 से 10 घंटे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी केस में रेस्ट लेना ही लेना है पेशेंट को, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। यदि आप रेस्ट नहीं लेंगे तो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग और ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है लिमिट एक्टिविटीज कॉल्स पेन मीन्स जो भी एक्टिविटी है जिनसे पेन होता है, ऐसी कोई भी विगोरस एक्टिविटी नहीं करनी है, लिमिटेड करनी है, जिससे कि पेन है पेशेंट को वो कम हो। ओके, और जो पेशेंट को आपको एडवाइस देना है कि 1 घंटे से ज़्यादा आपको कोई भी काम नहीं करना है। 1 आवर्स काम करो, उसके बाद रेस्ट करो, फिर उसके बाद काम करो, उसके बाद रेस्ट करो। तो ये जो कंडीशंस है वो पेशेंट को बतानी होती है। और आप यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर एक पेशेंट के लिए, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द जॉइंट फॉर अ फर्दर डैमेज मीन्स जिसकी जो भी डिफॉर्मिटी है, जिसकी लिम्ब है, सपोज हैंड में है, टो में है, तो जो भी लिम्ब जो भी जॉइंट में डैमेज हुआ है, तो उसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पेशेंट को समझाना है कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग स्प्लिन का यूज़ करते हैं डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, कि डिफॉर्मिटी हो जाती है लाइक स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो गई या हमारा अल्नर डेविएशन हो गया। तो इस टाइप की जो डिफॉर्मिटी होती है, तो उसे करेक्ट करने के लिए कुछ स्प्रिंट्स आते हैं। तो स्प्रिंट वगैरह का हम यूज़ करेंगे, रेस्टिंग स्प्रिंट, रेस्ट सपोर्ट एंड फिंगर स्प्रिंट एंड, जो कि आप यूज़ करेंगे उस टाइम जिस टाइम जो कि हमारे जो बहुत टाइम का लोड है, हमारे जो लिम्ब पे लोड पड़ रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो कोई भी इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन सारी स्प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल जैसे कि स्वान नेक ऑर्थोसिस हो गया, ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट हो गया, अल्नर डेविएशन का ऑर्थोसिस हो गया, बुटनर डिफॉर्मिटी का ऑर्थोसिस हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी इंजरी से बचाते हैं लिम्ब को। ओके, तो इसमें जो एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो डिफॉर्मिटी होती है, लाइक एक सिमेट्रिकल पाइफल जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है, रिमोटेड फुट डिफॉर्मिटी होती है, जो कि ग्रेड 2 पे होती है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस टो हो गया, बाइंडिंग ऑफ फुट, रिमोटेड नी। तो ये सारी हमारी कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा डिफॉर्मिटी है वो से हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारे असिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पैरिफेरल जॉइंट पे है डिफॉर्मिटी,
तो ये हमारा सिमेट्रिकल स्वेलिंग ऑफ अ पेरिफेरल वेन। सेकंड जो है हमारा वो अल्नार डेविएशन है फिंगर का, आप देख सकते हैं। एंड थर्ड है जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, जो कि थंब पे देखने को मिल रही है। और फोर्थ जो थंब पे जो है स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, यहाँ पे फिंगर पे आप देख सकते हैं वार्डनर डिफॉर्मिटी है। तो वार्डनर डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि हमारी जो फिंगर होती है वो एक्सटेंड कर जाती है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि हमारा जो थंब होता है वो फ्लेक्स कर जाता है, कि जो बोलर प्लेट होती है पीआईपी जॉइंट की वो रप्चर हो जाती है, इसलिए वहाँ पे फ्लेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है वहाँ पे कुछ सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोड्यूल्स फॉर्म हो गए, जिसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ओवर द एल्बो जॉइंट। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिमोटेड जो नी है, यहाँ पे आप नी जॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, तो यहाँ पे रिमोटाइड नी साइनोवियल थिकनिंग हो गई है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के थिक होने की वजह से जो हमारे दोनों जॉइंट है वो फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बोनी एंकोलाइजिंग हो गया है, कि मीन्स दोनों बोन एक दूसरे में फ्यूज़ हो गई है। ओके, नेक्स्ट जो कि हमारा है इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे फुट डिफॉर्मिटी हुई है, मीन्स जो टो है मीन्स हेल्गस सॉरी हेलक्स बेल्गस डिफॉर्मिटी हुई है। ओके, तो ये सारी हमारी डिफॉर्मिटी होती है हैंड एंड फुट डिफॉर्मिटी। तो इन्हें करेक्ट करने के लिए हम स्प्रिंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गोल है टू इम्प्रूव और मेंटेन स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स बहुत वीक हो जाती है। कोई भी हम जब मूवमेंट नहीं करते, कोई भी डिफॉर्मिटी होती है, तो हमें मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट जो हम आइसोमेटिक एक्सरसाइज करते हैं, लाइक जैसे रिस्ट फ्लेक्सर एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स की जो एट्रोफी है उसे प्रिवेंट करना है, मसल्स क्योंकि उसकी वजह से वीकनेस हो गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो रिस्ट का फ्लेक्सर एक्सटेंशन जो भी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं उसको कुछ देर के लिए होल्ड रखेंगे, 6 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। रिपीटेशन 5 to 10 टाइम्स ईच अ डे। इंटेंसिटी है वो 40% रखनी है। एमबीसी एमबीसी में क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूंटरी कंट्रोल, मीन्स जितना ज़्यादा पेशेंट कंट्रोल कर सके बिना पेन हुए। पेशेंट को यदि दर्द हो रहा है तो आपको नहीं ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन रिपीटेशन नहीं कराने हैं, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ओके, तो यहाँ पे जितना भी आप इंटेंशन लेते हैं वहाँ पे आपको याद रखना कि विदाउट पेन होना चाहिए और एम्बिशी होना चाहिए, मीन्स जितना ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन हो सके। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज कराएं तो कितने देर होल्ड रखना है, कितना देर उसे रिपीट करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन रखना है, वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारी एक्यूट कंडीशन है तो इसमें हम ज़्यादा एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, तो यहाँ पे आइसोमेटिक और एक्टिव एक्सरसाइज ही हम पेशेंट को प्रीफर करेंगे। तो एक्टिव एक्सरसाइज जैसे कि रिस्ट सर्कल हो गया, रिस्ट फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एमसीपी जॉइंट पे जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एंड थंब अपोजिशन एक्सरसाइज, जो कि एक्टिवली पेशेंट कर सकता है। ओके, समझ कुछ है सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक, जो कि आपको पेशेंट को एडवाइस देनी है कि सेल्फ मैनेज खुद को कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, रेगुलर मेडिसिन, रेगुलर एक्सरसाइज, यूज ऑफ अ जॉइंट असिस्टिव डिवाइस मीन्स लाइक स्प्लिंट, एडिक्वेट स्लीप, मसाज, रिलैक्सेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज। तो इससे क्या होगा, पेशेंट खुद को डे बाई डे अपने आप को मैनेज करके रखेगा जब आप ये सारी एडवाइस पेशेंट को देंगे। जब हमारा पेशेंट एक्यूट कंडीशंस में मैनेज नहीं हो पाता है, ट्रीट नहीं हो पाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होती है, तो उसके बाद हम वो जो कंडीशन है वो क्रोनिक फेज में चली जाती है, मीन्स लॉन्ग टाइम की हो जाती है। तो फिर हम कुछ लॉन्ग टर्म्स गोल सेट करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में भी क्या होता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम जो कंप्लेन था पेन का, वो पेन का कंप्लेन बना ही रहता है। तो हमारा फर्स्ट गोल होगा पेन को रिड्यूस करना, स्टिफनेस को कम करना। मसल्स पेन की वजह से वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा तो मसल्स हमारी ऑब्वियसली वीक रहेंगी, तो हमें मसल्स को स्ट्रेंथ करना है, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है, इंप्रूव एडीएल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रिवेंट डिसेबिलिटी, टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज फंक्शनल कैपेसिटी। तो ये सारे हमारे गोल्स होंगे जो कि लॉन्ग टर्म्स गोल हैं। तो फर्स्ट हमारा गोल सेट हम करेंगे टू रिड्यूस पेन एंड स्टिफनेस, इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अभी तक हमने एक्यूट केस में क्या किया था, क्रायोथेरेपी का यूज़ किया था। अब हम जो कंडीशन है वो क्रोनिक फेज में, तो आपने पढ़ा होगा कि क्रोनिक कंडीशंस में हम हमेशा थर्मोथेरेपी का यूज़ करते हैं। तो हम हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करेंगे, जो कि हमारी जॉइंट की पेन है, स्टिफनेस है, उसे कम करेगा, मसल्स को रिलैक्स करेगा, और हमारा जो मसल स्पैज़म है उसे कम करेगा, कोलेजन एक्सटेंशन जो टेंडन पे हुआ है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि क्या होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे हम हॉट फॉर्मेटेशन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन हुई है वो फिर से ठीक हो जाएगी। पैराफिन बैक्स बाथ का यूज़ करेंगे। पैराफिन बैक्स बाथ जो होती है वो क्रोनिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इफेक्टिव होती है। तो क्रोनिक बैक जो पैराफिन बैक्स बाथ यूज़ करेंगे वो 20 मिनट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे जो डोज आपको याद रखना है, क्रोनिक कंडीशन है तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड देंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा था अक्यूट कंडीशन में कि हमने पल्स अल्ट्रासाउंड दिया था, अब यहाँ पे कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं। इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले लो इंटेंसिटी दी थी, अब हम मीडियम इंटेंसिटी देंगे। तो मीडियम इंटेंसिटी जो हम देंगे 1.1.5 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर की इंटेंसिटी, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही सेम 3 मेगाहर्ट्ज़ रहेगी। टाइम ड्यूरेशन है वो 5 to 6 मिनट है। आप ऐसे 6 to 10 मिनट्स भी दे सकते हैं। जो क्या करता है, अच्छा थर्मल इफेक्ट देता है अल्ट्रासाउंड। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं हम इसका रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करना। रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हम क्रोनिक कंडीशन है तो यहाँ पे हम कुछ हैवी एक्सरसाइज कराएंगे, लाइक जैसे स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराएंगे।
रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो रिस्ट स्ट्रेचिंग कराएँगे। रिस्ट स्ट्रेचिंग में क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे सेल्फ स्ट्रेच करो दोनों हाथों से खुद से, बोथ फ्लेक्सर और एक्सटेंसर की। पेशेंट खुद से करेगा। ओके, मसल्स ऑफ अ रिस्ट उनकी स्ट्रेचिंग कराएँगे, पाम स्ट्रेचिंग कराएँगे, फिंगर स्ट्रेचिंग कराएँगे, थंब स्ट्रेच कराएँगे। अब जितनी सारी एक्सरसाइज करा रहे हैं, स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, उसमें कुछ देर के लिए होल्ड टाइम रखेंगे। तो होल्ड टाइम जो होता है 8 टू 10 सेकंड होता है, बट याद रखना है कि पेन लिमिट में होना चाहिए। यदि पेन होने लगा, पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा है, तो मीन्स वो इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेच फोर्स आप लगा रहे हो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए। आप जितना भी एक्सरसाइज करा लो, पर पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कराएँगे, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए जॉइंट मोबिलाइज़ेशन करा सकते हैं। आपने एक्यूट कंडीशन में जॉइंट मोबिलाइज़ेशन कराया था, पर आपने ग्रेड 2 और 3 में कराया था। पर यहाँ पे जो आप कराएँगे, यहाँ पे जो मोबिलाइज़ेशन होगा वो 3 और 4 ग्रेड का होगा। 3 और 4 ग्रेड का मोबिलाइज़ेशन कराएँगे रिस्ट पे, एमसीपी, पीआईपी, डीआईपी जॉइंट पे, जिससे कि हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज़ हो सके। टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज करा सकते हो, उसके लिए कुछ देर के लिए आप 5 टू 10 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखेंगे। फिर ग्लाइडिंग कराएँगे, फिर होल्ड करके रखेंगे। ओके, अब हमने रेंज ऑफ मोशन के बारे में देख लिया, पेन को देख लिया, अब हम समझते हैं मसल की स्ट्रेंथनिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप क्रोनिक कंडीशन में ग्रिप स्ट्रेंथनिंग कराएँगे। ग्रिप स्ट्रेंथनिंग में आप क्या करा सकते हैं, कुछ बॉल का यूज़ कर सकते हैं, पिंग पॉइंट बॉल का यूज़ कर सकते हैं, रबर का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्ले का यूज़ कर सकते हैं, जो पेशेंट को बोलना है कि आपको स्क्वीज़ करना है, जितना पॉसिबल हो सके, और कुछ देर के लिए उसे होल्ड रखना है 5 सेकंड के लिए, एंड देन उसके बाद फिर से छोड़ देना है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करानी है ग्रिपिंग के लिए। ओके, अब इसे हम समझेंगे। नेक्स्ट जो फिंगर स्ट्रेंथिंग, सेम जैसे फिंगर स्ट्रेंथिंग है, फिंगर पिंचिंग, एडक्शन, abduction, अपोजिशन, फिंगर एक्सटेंशन, प्लेसिंग पुट योर स्मॉल इलास्टिक अराउंड योर फिंगर एंड फिंगर वॉक। रिस्ट स्ट्रेंथिंग कैसे कराएंगे, रिस्ट सर्कल, रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड डंबल विद डंबल्स के थ्रू, एंड रिपीटेशन जो रहेगा 8 टू 10 टाइम्स रहेगा। इसके कुछ सेट रखेंगे, 2 सेट। हाइड्रोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है मसल्स को, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फिंगर फ्लेक्शन, फिंगर एडक्शन, पिंच ग्रिप, थंब फ्लेक्शन, ग्रिप स्ट्रेंथनिंग, ग्रिप साइक्लोनिज्म। तो आप यहाँ पे ऐसे रबर बॉल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रिप स्ट्रेंथनिंग और रिस्ट स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्ले का यूज़ किया है, जो कि हमने फिंगर एमसीपी जॉइंट के लिए, ग्रिपिंग के लिए, इंडेक्स फिंगर के लिए, यहाँ पे आप फिंगर के स्ट्रेंथनिंग को देख सकते हैं, अडक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट होता है कि हमने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया है, एक्यूट क्रोनिक कंडीशन में पेशेंट ठीक हो गया है। अब हमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी देखना है, इम्प्रूव करना है। मीन्स पेशेंट की पूरी बॉडी की कंडीशनिंग को भी समझना है। अभी तक पेशेंट क्या था, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था ज़्यादा, पेशेंट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में था। अब हमें क्या उसकी पूरी बॉडी कंडीशनिंग पर भी फोकस करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एरोबिक एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, जैसे कि वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जिससे कि पेशेंट की जो फिटनेस है वो इम्प्रूव हो सके। 3 टू 5 डेज़ पर वीक, एक वीक में 3 से 5 दिन पेशेंट को करना ही करना है, जिससे कि उसकी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस आए और फिर से वो अपने आप को हेल्दी फ़ील करे। तो उसकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए 7 टू 5 मतलब 50 टू 70% होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट, एंड ड्यूरेशन 20 टू 30 मिनट्स पर डे होना चाहिए। तो ये तो हमारा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन था। नेक्स्ट जो कि आपको लास्ट में हम डिफ़ॉर्मिटी के बारे में बताते हैं कि कौन-कौन सी स्प्रिंट आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट को हमें डिफ़ॉर्मिटी को करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो डिफ़ॉर्मिटी में समझ रहे हैं अल्नार डिवीजन की, मीन्स एमसीपी अल्नार ड्रिफ्ट स्प्लिंट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी अल्नार ड्रिफ्ट स्प्लिंट है, जो कि पैसिवली करेक्ट कर रही है हमारे अल्नार डिवीजन या बॉटनर डिफॉर्मिटी स्प्लिंट को। ओके, तो बॉटनर डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि हमारी फिंगर में एक्सटेंड कर जाती है, अल्नार में क्या होता है कि अल्नार डिविएट कर जाती है, और हमारा थंब होता है वो हमारा स्वाइन नेक में होता है, और फिंगर होती है वो हमारी बॉटनर डिफॉर्मिटी में हो जाती है, अल्नार साइड चली जाती है। तो इसे करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्लिंट हमने यूज़ किया है। इस स्प्लिंट को बोलते हैं अल्नार ड्रिफ्ट स्प्लिंट, जिसमें कि आप देख सकते हैं पोजिशन पेशेंट की हैंड की। ओके, यहाँ पे कितना कर्व लाइक है, यहाँ पे देखो। तो ये हम करेक्ट करते हैं पोजीशंस को। नेक्स्ट ये देखो, हमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ 1 2 3 4। ओके, ये हमारा फुट डिफॉर्मिटी के लिए है, जो कि हमारा हेलिक्स बैलेंस टो पे होता है, बिग टो पे होता है। उसको करेक्ट करने के लिए ये हम स्प्रिंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहले कैसा, बिफोर एंड देन आफ्टर। तो ये स्प्रिंट क्या करता है, हमारे पोस्चर को करेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल में आज के टाइम हम बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, अमेज़न पे मिल जाते हैं मोस्टली। कुछ एक्सरसाइज है जो कि पेशेंट को आप होम एडवाइस के लिए दे सकते हैं। एमसीपी फ्लेक्शन हो गया, टेंडन ग्लाइडिंग हो गई, रेडियल वॉकिंग, ग्रॉस ग्रिपिंग, फिंगर एडक्शन एबडक्शन, रिस्ट सर्कमडक्शन, फिंगर लेडर एक्सरसाइज, फिंगर टू थंब एक्सरसाइज, फिंगर पिंच एक्सरसाइज, कॉम्बिंग ग्रुपिंग एक्सरसाइज, स्प्रेड फिंगर, स्मॉल फिस्ट, ओपन हैंड अगेंस्ट रेजिस्टेंस, पेपर टेस्ट। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट को आपको डेली ही सजेस्ट करनी है कि आप घर पे डे बाई डे डेली करेगा, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें हमने कोशिश किया है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैनेजमेंट कम टाइम में समझा सकूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एंक्लाइजिंग स्पॉन्डाइटिस के बारे में समझेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ डे बाई डे आप बने रहिए, जिससे कि आपको पीटी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।